नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम है अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे आप बहुत ही तबीयत से सुनते हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं और आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम अपने जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर सचिन चौधरी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईआईपीए में, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद विनीता जी। सर, आप हमारे स्टूडेंट से बातें करेंगे, उन्हें बहुत सारी जानकारियां देंगे, बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं जिनका जवाब आप देंगे। लेकिन कार्यक्रम का आगाज आमतौर पर हम एक सेगमेंट से करते हैं जो कि बहुत ज्यादा उन्हें इंसाइट देता है, नॉलेज देता है, और वो है हमारा एक्सप्लेनर सेगमेंट। राज्यपाल की भूमिका का महत्व। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों पर बहस के बाद राज्यपाल के कार्यों को समझाना महत्वपूर्ण है। राज्यपाल का प्राथमिक कार्य राज्य के मामलों के प्रशासन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उनके पद की शपथ में शामिल संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करना है। राज्यपालों को चांसलर का पद संभालने और कुछ वैधानिक शक्तियों को निहित करने का मूल उद्देश्य विश्वविद्यालयों को राजनीतिक प्रभाव से अलग करना था। सरकारिया आयोग के अनुसार ये स्वीकार किया जाता है कि राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और चांसलर के रूप में निभाई गई वैधानिक भूमिका के बीच अंतर है और ये भी रेखांकित किया गया है कि चांसलर सरकार की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। पूंजी आयोग ने सिफारिश की कि राज्य विधानसभाएं राज्यपाल को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने से बचें, जिनकी परिकल्पना संविधान द्वारा नहीं की गई थी। ये देखा गया है कि चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका कार्यालयों को विवादों या सार्वजनिक आलोचना के लिए उजागर करती है। इसलिए राज्यपाल की भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक ही सीमित होनी चाहिए। केरल सरकार के मुताबिक एमएम पूंजी आयोग की सिफारिश पर विचार करते हुए ये फैसला लिया गया। केरल सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों के चांसलरों के रूप में प्रसिद्ध अकादमी विशेषज्ञों के साथ राज्यपाल को बदलना चाहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसका उद्देश्य सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल को बदलना है। अप्रैल 2022 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल से कुलपति की नियुक्ति की शक्ति राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए 2 बिल पारित किए। महाराष्ट्र ने 2021 में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त करने की प्रक्रिया में संशोधन किया। गुजरात सरकार ने 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2013 पेश किया, जिसने राज्यपाल को चांसलर की सभी शक्तियां प्रदान की। बिल को 2015 में ही राज्यपाल की मंजूरी मिल गई थी। एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सचिन, सवालों की फहरिस्त है मेरे पास। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, आप नियोजन को आर्थिक विकास के एक तरीके के रूप में कैसे देखते हैं? दैट इज, हाउ डू यू कॉन्सेप्चुअलाइज प्लानिंग एज अ मोड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? विनीता जी, आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुना होगा, आपने सोशलिस्ट इकोनॉमी सुना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये 2 तरीके के मॉडल हैं जो कि चूज कंट्रीज ऑप्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में क्या होता है कि सरकारें बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती हैं और चीज़ों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा मार्केट के इसमें रहते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट डिसाइड करती है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी और ये इस पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है। तो ये माना जाता है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी मार्केट उसको प्रोड्यूस करेगी, और मार्केट है इसका मतलब ये कि वहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं और वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लोगों को मिलती हैं। इंडिविजुअल इनिशिएटिव को सरकारें इसमें प्रेफरेंस देती हैं, जैसा मैंने कहा। तो इसका मतलब कि सरकारें बहुत ज़्यादा
इंटरवीन डायरेक्टली नहीं करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ऑन द कंट्री, जो सोशलिस्ट इकॉनमीज होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा होता है, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और आप देखेंगे कि नॉर्मली ऐसा तब होता है जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी ना हो मार्केट में, या बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ना हो, या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी हो, और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना हो कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो जिन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है उस पे जा रहे हैं। तो इसलिए सोशलिस्ट इकॉनमीज में नॉर्मली आप पाएंगी कि प्लानिंग होती है। क्योंकि प्लानिंग का पर्पस ये होता है कि आप अपना एक असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, किस टाइप के रिसोर्सेज हैं, किस टाइप की लेबर अवेलेबल है, कितने फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, कितना मटेरियल अवेलेबल है, और उसके बाद आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है और किसी की कम। हो सकता है कि अगर सरकार कंट्रोल ना करे तो उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर दें, क्योंकि हो सकता है कि उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो प्राइवेट प्लेयर्स तो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, इसका चलन स्पेशली तब हुआ 1930s में, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। तो उस समय जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उस समय उन्होंने देखा कि जो प्लानिंग का तरीका है वो सोवियत यूनियन में बड़ा सक्सेसफुल हो रहा था। अच्छा। तो जब हम आज़ादी के बाद जो हमने तरीका चुना, हमने मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल चुना। ना हम कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, ना हम कम्प्लीटली सोशलिस्ट इकॉनमी है। तो उसमें हमने स्टेट का डोमिनेंट रोल रखा है, क्योंकि आप कह सकती हैं कि उस समय कुछ कमज़ोरियां थी हमारी, जो हम टोटली कैपिटलिस्ट तरीके से नहीं सोच सकते थे, और उन कंस्ट्रेंट्स को हैंडल करने के लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में अपना इंटरवेंशन इंश्योर किया। तो उसके लिए फिर उन्होंने प्लानिंग का तरीका अपनाया, और इसीलिए आप देखिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 50 से शुरू हुआ था, और अब हमने अभी तक, जब तक प्लानिंग कमीशन थी तब तक रखा। 2014 के बाद जब प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गई, तभी 12वां 5 ईयर प्लान जब चल रहा था उस समय ही ये इंटरवेंशन हुआ। अब प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ नहीं है, बट नीति आयोग है। कुछ प्लानिंग होती है, बट उस तरीके की प्लानिंग नहीं होती जैसे पहले होती थी, जो 5 ईयर प्लान हम बनाते थे। अब सेक्टोरल प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग का बेसिक पर्पस ये है कि आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी डेवलपिंग सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत स्कार्सिटी होती है। अगला सवाल है, पब्लिक पॉलिसी इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द आइडियोलॉजिकल कॉन्टूर्स ऑफ अ कंट्री एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? पब्लिक पॉलिसी एक सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। पब्लिक पॉलिसी सरकारें बनाती हैं। सरकारें वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जो कि इलेक्शन जीत के आती है। राइट। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन जीत रही है तो इसका मतलब कि उसको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने वोटिंग की है उनका सपोर्ट है। जो पॉलिसीज बनेंगी वो आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिसने वोट किया है वो उनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, जो पार्टी पॉलिसीज़ बनाती है, जो गवर्नमेंट में है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, वो किस बेसिस से बनाती है? हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। वो आइडियोलॉजी आप बहुत सारे तरीक़ों से पता कर सकते हैं। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो देती है। अब उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे आइटम्स लिस्टेड होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि इनके जो चॉइसेस होंगी वो कहाँ पे लोकेट होंगी, क्या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। जब सरकार ये बना रही है कोई भी पॉलिसी, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि उसको मेजॉरिटी का सपोर्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल जो रिफ्लेक्शन है वो कंट्री का कहना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग हो रही है वो कभी 100% नहीं होती, पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरी, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 50% से ज़्यादा, कभी कभार छोड़ के 50% से ज़्यादा वोट पड़े। शुरू में ये हुआ था, बट अब जो अब सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी 40% ऑफ द वोट्स पोल्ड, और चूंकि सब नहीं करते तो हम ये नहीं कहेंगे कि आइडियोलॉजिकल कंटूर्स ऑफ ए कंट्री, हम ये कह सकते हैं कि मेजर सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पॉपुलेशन उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। जी, बहुत खूब। और इस जानकारी के बाद जो अगला सवाल है वो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत लेते हैं, और स्टेट सर्विस कमीशन में भी ये वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट और बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है। तो ये सवाल भी वही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये सभी के लिए है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उनका क्या रोल होगा यहाँ। कोई भी काम करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होता है। हमने जो पैटर्न चूज किया है उसमें कई तरीके की सर्विसेज रखी हैं। ये सिविल सर्विसेज बेसिकली
कोई भी मशीनरी हो सकती है जी। पहले हमने वेबेरियन कंस्ट्रक्ट की ब्यूरोक्रेसी ली है और उसमें जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनको हम डिपेंडिंग ऑन दी सर्विस हम उनको सिविल सर्विस कहते हैं कि किस गवर्नमेंट की ये सर्विस है। 3 टाइप की आपको सर्विसेज दिखेंगी। जी जी। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ये 3 तरीके हमने चूज किए क्योंकि हमारा क्वाजी फेडरल सिस्टम है और उसमें हमको ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट लेवल्स पे रिक्रूटमेंट की। अब इनके नेचर हर सर्विस के अलग हैं, कहीं पे स्पेशलाइजेशन चाहिए, कहीं पे जर्नलिस्ट ही इफेक्टिव होंगे। ये जो सिविल सर्विसेज हैं इनको हमने वेबेरियन कंस्ट्रक्ट है एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स जानते हैं, ये एक तरीका है रिक्रूट करने का जो एप्लीकेंट्स उन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे। ये सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसी इनपुट्स भी प्रोवाइड करते हैं जी। तो बेसिकली गवर्नमेंट के एक्शन आर्म जो पर्सनल होते हैं उनको ये सिविल सर्विसेज। बहुत शुक्रिया। और अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। तो म्यूजिक आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले करती है, कितना सुनते हैं आप? देखिए मुझे सुनने का बहुत शौक है। गाने सुनता हूँ, गजलें भी सुनता हूँ। तो एक बड़ा अच्छी पिक्चर सो हमने देखी थी जब हम छोटे थे, इम्तिहान, जिसमें वो गाना था रुक जाना नहीं कि तू कहीं हार के। बहुत उपयुक्त है और इस वक्त इस गाने को हम जरूर अपने श्रोताओं को सुनाएंगे और बहुत ही मोटिवेटिंग सॉन्ग है फ्रॉम इम्तिहान और गाया है इसे किशोर कुमार ने। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। निकले हैं अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही
नहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। फ्रेंड्स, बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन चौधरी। तो ये जो अगला सवाल है वो है, भारत में जिला प्रशासन की संरचना और कार्यप्रणाली में क्या मुख्य समस्याएं हैं? कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगे इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में बताएं। डिस्ट्रिक्ट जो है एक बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की। जो अभी हम जिस फॉर्म में देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आप कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश लेगेसी है, बट बहुत इवॉल्व किया है तब से, जब हमने स्वतंत्रता पाई थी और तब से और अब तक काफ़ी अंतर आ गया है। इनफैक्ट स्वतंत्रता से पहले अगर आप देखिए तो उनके पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं थे। उनका मेन काम था लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल फंक्शंस जुड़ गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के लेवल में बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो कार्य बहुत बढ़ गया है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखिए तो अब आप कह सकते हैं कि उनके पास रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, उनके पास रेवेन्यू फंक्शंस हैं, उनके पास डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं, और इतना ज़्यादा काम है कि अगर हम इन स्ट्रक्चरल लेवल पे अगर हम देखें तो उसमें कैसे ये ऑर्गेनाइज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट, वो नोडल ऑफिसर है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जितने भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे है। उसको डिफरेंट नाम से हम जानते हैं, कुछ स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, कुछ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी में डिप्टी कमिश्नर। तो इस नॉमेनक्लेचर तो वेरी करता है, लेकिन जो हेड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेड या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कलेक्टर जो है, वो कुछ नहीं तो 40 से 50 कमेटी का चेयरमैन है। उसके अलावा उसको और भी मीटिंग्स करनी है, उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हेड करता है, जैसे प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ हैं, कोई वीआईपी आता है तो उसको वहाँ जाना है। कहने का मतलब ये है कि ओवरबर्डन सिक्योरिटी भी देखना होता है। हालांकि सिक्योरिटी का सिग्निफिकेंट का पोर्शन जो है वो पुलिस के पास होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जी उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होती है। उसके अलावा बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने डिपार्टमेंटल स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। उनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, उनको उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में ये आती है कि एक तो ये ओवरबर्डन है, और दूसरा जो इनको कन्वर्जेंस अचीव करनी है या कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना है बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि जो लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं अपने स्टेट हेडक्वार्टर की तरफ कह लीजिए, या अपनी लाइन डिपार्टमेंट में, अगर हम कंपेयर करें डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इनके फंक्शनल में भी बड़ी दिक्कत आती है। फंक्शनल में आप कह लीजिए कि जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं वो अभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए हैं। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुने होंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इंडिविजुअली कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं जी। तो उससे क्या होता है कि जो एक यूनिफॉर्मली आप एज्यूम करें कि कोई पॉलिसीज या प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट वो नहीं हो पाते हैं। तो और इनफैक्ट सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इस पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है, और उसने इसके फंक्शंस रैशनलाइज करने की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि कुछ काम कम कर देने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनसे रिलीव कर देना चाहिए। बल्कि वो तो एक बार में ये भी सोच रहे थे, जब से 73 और 74 संविधान संशोधन आ गया है, तो उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही पीछे हो जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस जो है वो बहुत पीछे हो जाए, और इनको प्राइमेसी मिल जाए। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होगा। वो एक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जी। और ये अगला सवाल है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? यानी कि लोक प्रशासन पर सूचना प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव है, क्या इन्फ्लुएंस है? हम इसको दो लेवल पे देख सकते हैं। एक विद इन द सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, और उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसमें। तो विद इन द सिस्टम ये जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज,
इन्होंने बहुत चीज़ों को इम्प्रूव किया है। जो अंदर की फंक्शनिंग है उनकी विद इन द डिपार्टमेंट, वो बहुत स्पीड हो गई। आप देखिए किसी भी दफ्तर में आप पहले जाती थी, बहुत सारी फाइल्स होती थी। आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में मिल जाएंगी, नहीं तो आप इंटरनेट से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। इवन लोगों को अवेयर करने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो कहना यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं, एफिशिएंट हो गई हैं विद इन द सिस्टम। और जो दूसरा हम चेंज इम्पैक्ट की बात कर रहे थे वो ये है कि इंटरेक्शन विद अदर स्टेक होल्डर्स। जिस तरीके से पहले सिटीजन्स के साथ इंगेज करता था एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पहले आप जैसे एग्जाम्पल ले लें, बिजली का बिल आपको जमा करना होता था, तो आप बिजली के दफ्तर जाती थी, वहाँ पे जमा करती थी। आज की तारीख में आप वो नहीं करती हैं, आज आप ऑनलाइन जाती हैं और बिल पे कर देती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई। इनफैक्ट आपका जो आधार कार्ड है वो कितना लाभदायक है, कितनी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, स्पेशली ये उनके लिए बहुत मायने करता है जो कि किसी भी सुविधा का भारत सरकार से या राज्य सरकार से लाभ उठाते हैं। आपने सुना होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सिलेंडर की सब्सिडी है, बहुत सारे वेजेस हैं, ये डायरेक्टली अकाउंट में जाते हैं। तो जो इंटरेक्शन है वो सर्विस डिलीवरी आप कहिए बहुत अच्छी इम्प्रूव कर गई है, बहुत एफिशिएंट हो गई है, बहुत फास्ट हो गई। और अगला सवाल है, आप भारतीय प्रशासन में नागरिक समाज के बढ़ते महत्व को कैसे समझते हैं? जो अब गवर्नेंस पैराडाइम इमर्ज कर रही है उसमें स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं कि सिविल सोसाइटी पहले नहीं थी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपको याद हो, फर्स्ट प्लान से ही बहुत सारे NGOs को के साथ हमारी भागीदारी थी, सरकार की भागीदारी थी, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में लाभदायक होती थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे पार्टनरशिप का, पार्टनर का और सरकार के पार्टनरशिप का, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट होते थे। और अब हम आपसे इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल पूछेंगे और वो है, व्हाट आर द नेसेसरी प्री कंडीशंस फॉर अ सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन? टर्मिनोलॉजी हम लिटरेचर में पाते हैं वो है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो अगर हम उसमें से सिटीजन फ्रेंडली टर्म्स में खोजें तो मेरे ख्याल से 3, वैसे तो बहुत सारे और भी हो सकते हैं लेकिन 3 को बहुत प्रोमिनेंट है। एक है जैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी आप कह सकती हैं दोनों बहनें हैं। आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, आप अकाउंटेबिलिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी जरूरी है। हाँ। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। आपने ट्रांसपेरेंसी कर दी, आपने अकाउंटेबिलिटी कर दी, बट कौन इनको अकाउंटेबल होल्ड करेगा? तो सिटीजन्स को एम्पावर करने की भी ज़रूरत है। ऐसे नियमों की ज़रूरत है जो कि सिटीजन्स को उनसे पावर मिले, वो एक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होल्ड कर सके। एक एग्जांपल है जैसे सोशल ऑडिट, तो उसमें एक जन सुनवाई टाइप की चीज़ होती है जिसमें ऑफिशियल्स भी आते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबकी एनालिसिस होती है और तय किया जाता है कि हाँ काम ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक। तीसरा और एक बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है वो है कितनी विलिंगनेस है फॉर कॉन्टिन्यूअस रिफॉर्म्स, जिस तरीके फॉर कॉन्टिन्यूअस रिफॉर्म्स जो सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकें। इसकी वजह यह है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, तो अब हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे पड़ती रहेगी। तो कितना हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप और कितना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना विलिंग है इसको रिफॉर्म करने के लिए, इन 3 पे डिपेंड करता है सिटीजन फ्रेंडलीनेस। तो इसके साथ ही हमारे सवालों की लिस्ट खत्म हुई, लेकिन हमारा जो एक सेगमेंट है फैक्ट फाइट, बस अब हम उसको सुनते हैं। भारत का निर्यात प्रोफाइल। भारत लंबे समय तक एक संरक्षणवादी राज्य हुआ करता था, लेकिन देश उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक खुला हो गया है। वर्तमान में व्यापार देश के सकल घरेलू उत्पाद का 36.5% प्रतिनिधित्व करता है। देश मुख्य रूप से पेट्रोलियम तेल 9.5%, औषधियाँ 6%, हीरे 5.5%, चावल 2.9% और आभूषण के लेख 2.8% का निर्यात करता है। IMF विदेश व्यापार पूर्वानुमान के अनुसार 2021 में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की मात्रा में 6.7% की वृद्धि हुई और 2022 में 6.1% पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जबकि 2021 में वस्तुओं और सेवाओं के आयात की मात्रा में 7.5 की वृद्धि हुई है और यह है 2022 में 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। भारत के मुख्य भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, हांगकांग और सिंगापुर है। देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कई भागीदारों ईओ, मर्कोसुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ बातचीत में प्रवेश किया है। 2021 में ब्राजील और भारत ने एफटीए का विस्तार करने में अपनी रुचि का संकेत दिया है, जो भारत के पास मर्कोसुर के साथ है, लेकिन विस्तार अभी भी बातचीत के अधीन है। दक्षिण अमेरिकी ब्लॉक के अन्य सदस्यों से अनुमोदन लंबित है। 2020 में भारत ने 279 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का निर्यात किया। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार उसी वर्ष सेवाओं का निर्यात 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि सेवाओं का आयात 152 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे कुल व्यापार घाटा कम हुआ, जो 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, साथ ही दुनिया का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक और वाणिज्यिक सेवाओं का 10वां सबसे बड़ा आयातक है। हालांकि भारत का व्यापार शासन और नियामक वातावरण अभी भी अपेक्षाकृत प्रतिबंधात्मक बना हुआ है। फैक्ट फेल के बाद हम फिर हाजिर हैं, लेकिन कार्यक्रम लगभग अंतिम पड़ाव पे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन चौधरी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, और इन्होंने आपके तमाम सवालों के जवाब दिए। अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि वो भी एक सवाल हमारे श्रोताओं से पूछें, जिसके जवाब देने पे उन्हें मिलेगा ई सर्टिफिकेट। तो आप एक सवाल पूछें सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो कि हमारे लिसनर्स। ग्लोबलाइजेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? बहुत खूब। तो इस सवाल का वो जल्द से जल्द हमें जवाब भेजें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता देते हैं 9289094044। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपने फीडबैक भी दें और हमें ये बताएं कि सर ने जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब क्या है, और जो चुनिंदा सवाल होंगे जिनमें जो सबसे सही उपयुक्त सवाल का जवाब सर को नजर आएगा उसको मिलेगा ई सर्टिफिकेट। तो इस कार्यक्रम के अंत में हम पिछले अंक में पूछे गए सवाल का जो जवाब सही दिए थे उनका नाम बताना चाहेंगे। तो हमारी आज की विनर है प्रणालिनी। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा समय होता है यहीं पर समाप्त। हम अपने आज के मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे और ये बता दें कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय हम हाजिर होंगे, लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो होंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के, और इतिहास में भी स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो अब मुझे यानी विनीता को और हमारे मेहमान मैं सचिन चौधरी को दे इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।